इस वीडियो में हम क्लास 12th के कैपेसिटर चैप्टर का रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर की। यह किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी होती है कि गिवन पोटेंशियल पे कितना चार्ज होल्ड कर सके। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू सी वी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है और ये किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है जब तक कि उस कंडक्टर का शेप, साइज और उसका मीडियम ना बदले। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कंडक्टर की शेप और साइज पे, वह जिस मीडियम में रखा हुआ है उस पे, एंड प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर इट। इसके यूनिट की बात करें तो वो होता है कूलम पर यूनिट वोल्ट, जिसे हम फैराड भी कहते हैं और कैपिटल एफ से इसे डिनोट करते हैं। यदि हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका की रेडियस कैपिटल आर गिवन है और उस पर चार्ज क्यू है, तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 4πε0 आर। कैपेसिटर या कंडेंसर असल में दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है जिन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। कैपेसिटर के टाइप्स देखते हैं। पहला है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें हम केस देख रहे होंगे वो होगा लॉन्ग एंड नैरो। इस तरह से हमारे पास एक सिलेंडर है और एक दूसरा सिलेंडर है। अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस स्मॉल a है एंड बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस स्मॉल b है। और यदि दोनों सिलेंडर के बीच का रीजन एम्प्टी है तब कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है 2πε0 बाय ln b/। अगेन यहाँ b क्या है? आउटर सिलेंडर का रेडियस। स्मॉल a क्या है? इनर सिलेंडर का रेडियस। और यदि वहीं ये रीजन किसी एप्सिलॉन r यानी किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भरा हो तब कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? 2πε0 एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाय ln b/a। यहाँ एप्सिलॉन r बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, C इक्वल्स टू 4πε0 इंटू ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अगेन यहाँ पे b क्या है? आउटर स्फीयर का रेडियस, a है इनर स्फीयर का रेडियस। थर्ड टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यह इस तरह से दो प्लेट को पैरेलली रखा जाता है। इसका एरिया मान लेते हैं कैपिटल A है। अब हमने इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में पॉजिटिव चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसे कैपिटल E प्लस से डिनोट कर रहे हैं। एंड पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। उसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा, जिसे कैपिटल E माइनस से डिनोट कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो होता है Q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो इन दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। अब इनके वजह से और इनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट। Q बाय a को सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, जिसे सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसे डेल्टा वी से डिनोट कर रहे हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है स्मॉल डी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट था, मल्टीप्लाई में D हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? QD बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब Q इक्वल्स टू सी वी होता है, तो यहाँ से C कितना आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाय V। तो यहाँ से Q और V का रेशियो लेंगे तो C हमारे पास कितना आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के शीट्स के बीच जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है और उसका फॉर्मूला होता है Q² बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान रखना, ये फोर्स कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा? Q² बाय 2c।
अब यदि यहाँ पे Q की जगह CV पुट कर दे तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा हाफ CV²। अब यहाँ पे यदि CV इंटू CV इसको Q लिख सकते हैं, इस तरह से इसको मैनिपुलेट करेंगे तो आ जाएगा हाफ Q इंटू V। अब देखते हैं वर्क डन बाय सेल। ये इनिशियल कंडीशन है, जब कैपेसिटर को हमने सेल से कनेक्ट किया, पहले ये कैपेसिटर अनचार्ज था, और याद रखना है कि ये t=0 या फिर अनचार्ज कंडीशन में शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट बोले तो कैपेसिटर को हमें प्लेन वायर से बस रिप्लेस करना होगा। अच्छा, पहले ये कैपेसिटर अनचार्ज था, अब सेल ने कुछ इस पे वर्क किया, सेल ने कुछ वर्क किया तो इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड हुआ और कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। ये फाइनल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन या फिर स्टेडी स्टेट बोलते हैं इसको। इस केस में ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इस पे कुछ चार्ज एक्वायर हो गया है, प्लस क्यू माइनस क्यू अकॉर्डिंग टू ये पोलरिटी। चार्ज एक्वायर हुआ है, ये कितना हो जाएगा, Q=C/V। तो सेल ने जो वर्क किया है उसे हम लिखते हैं सेल का पोटेंशियल इनटू चार्ज फ्लोन थ्रू सेल। पोटेंशियल भी है और सेल से कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो वो चार्ज फ्लो हुआ है Q=CV। हम इसे यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा, CV²। अब ये हीट लॉस हुआ है, अब जो ये हीट लॉस हुआ है वो कितना आएगा, सेल ने कितना वर्क किया माइनस कैपेसिटर की एनर्जी में कितना बदलाव आया, तो ये CV² है। ये हाफ CV², इसमें एनर्जी स्टोर हुआ था या चेंज हुआ था, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ CV²। कैपेसिटर सर्किट्स के लिए किरचॉफ्स लॉ को देखते हैं। पहला है KCL यानी किरचॉफ्स चार्ज लॉ। यह लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी जंक्शन पे कनेक्टेड कैपेसिटर प्लेट्स का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी समेशन Q=, कांस्टेंट। जैसे यूरोडोप के इस फेमस क्वेश्चन को देखो, जहाँ पे हमें 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 दे रखा है, एंड इन कैपेसिटर के बाद के पॉइंट्स के पोटेंशियल V1, V2 एंड V3 दे रखे हैं। हमें जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है और ये पहले से अनचार्ज्ड है, तो हम इसे KCL का यूज़ करके कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। पहले तो किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। अब KCL लगाते हैं, मान लेते हैं ये V0 जो है यानी कि जंक्शन वाला पोटेंशियल, ये हाईएस्ट पोटेंशियल है। अब KCL लगाएंगे तो समेशन Q=0 लिखेंगे, तो इस प्लेट पे चार्ज Q1, इस प्लेट पे चार्ज Q2 एंड इस प्लेट पे चार्ज Q3, तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0। Q1 लिखेंगे C1 इंटू V0 माइनस V1, Q2 लिखेंगे इस तरह से C2 इंटू V0 माइनस V2 एंड Q3 लिखेंगे C3 इंटू V0 माइनस V3। ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे थे। इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, =0। तो यहाँ से V0 निकल के आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू C3। दूसरा लॉ जो है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा 0 होता है, यानी ΔV=0 इन ए क्लोज्ड लूप। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हमें यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट दे रखा है, R1 रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है कैपेसिटेंस C का, इससे I करंट फ्लो कर रहा है, दूसरा रजिस्टर R2 है एंड एक सेल लगा हुआ है, एंड सबसे लास्ट में इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो यहाँ पे KVL किस तरह से अप्लाई करेंगे हम, यहाँ हम लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं। तो बाय कन्वेंशन हम लेफ्ट टू राइट जाके KVL लगाते हैं, लिखेंगे 20। अब यहाँ पे करंट जो है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो हम साइन जो लिखेंगे वो राइट साइड के अकॉर्डिंग साइन लिखते जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा -IR1। इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू R1 एंड इसके अकॉर्डिंग साइन, तो माइनस लग जाएगा आगे में। देन अगेन यहाँ पे प्लस, यहाँ पहुँच के माइनस, तो माइनस इस पे इसका जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, इस पे Q=CV होता है, तो V= क्या आ जाएगा, Q/,
सी। इस रेजिस्टेंस के लिए लिखेंगे यहाँ प्लस, ये माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा I/R2। अगेन सेल के लिए इस साइड लिखेंगे राइट साइड, तो ये प्लस ई इक्वल्स टू ये कितना है 5 वोल्ट। तो इस तरह से हम केवीएल लगाते हैं किसी भी क्लोज लूप में। हम लूप में इधर से भी जाके साइन उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 5 वोल्ट माइनस ई प्लस I/R2 प्लस Q/C प्लस I/R1 इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तो ये सेम आ जाएगा इक्वेशन। इसके बाद टॉपिक आता है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कम्बिनेशन। इसमें हर कैपेसिटर में फ्लो होने वाला चार्ज सेम होता है। इसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, यानी रेजिस्टेंस में जो पैरेलल कम्बिनेशन का फॉर्मूला था, यहाँ सीरीज कम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। हम क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम बचाने के लिए इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यदि हमारे पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट है पैरेलल कम्बिनेशन। इसमें हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जैसे C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस C2 के अक्रॉस भी है, तो ये पैरेलल में है। इसका फॉर्मूला होगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2, यानी रेजिस्टेंस में जो सीरीज कम्बिनेशन का फॉर्मूला था वहीं। अब इस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स। इसके दो टाइप है, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर का एग्जांपल HCl H2O जैसे मॉलिक्यूल्स, एंड नॉन पोलर का एग्जांपल H2 N2 एंड CO2। पहले पोलर को समझते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स के पास नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होता है। इनमें मॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिक होते हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर्स अलग अलग होते हैं, और हर मॉलिक्यूल के पास अपना एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। लेकिन थर्मल एजिटेशन के कारण ये सब रैंडम डायरेक्शन में बिखरे होते हैं, जिससे पूरे मटेरियल का नेट डायपोल मोमेंट जीरो रहता है। अब जैसे ही इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सब रेंडमली बिखरे हुए डायपोल्स पर एक टॉर्क लगता है। जैसे इसका इस डायरेक्शन में लगा, इसका ऊपर की तरफ लगेगा, इस तरह से टॉर्क लगता है। यह टॉर्क इन सभी डायपोल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने का कोशिश करता है, कुछ इस तरह से। अब नॉन पोलर में जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, उस केस में हर मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव चार्ज का सेंटर एंड पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर होता है, यानी ये सिमेट्रिक होते हैं। इसलिए इनका खुद का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो है इसमें, और साथ ही साथ नेट डायपोल मोमेंट भी जीरो है। पोलर में थर्मल एजिटेशन के कारण डायपोल मोमेंट जीरो था, और नॉन पोलर में चूंकि हर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट भी जीरो है। अब जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में धक्का देती है और नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में। इससे दोनों चार्जेस के सेंटर थोड़े अलग अलग हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स खिंच जाता है। इस खिंचाव के कारण हर मॉलिक्यूल में एक छोटा सा डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है। चाहे पोलर हो या नॉन पोलर, ई एक्सटर्नल लगने के बाद रिजल्ट एक ही निकल के आता है कि सारे मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एंड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है। अब स्लैब के अंदर वाले हिस्से में एक मॉलिक्यूल का प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के माइनस को न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ इस तरह से एक मॉलिक्यूल का प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के माइनस को न्यूट्रलाइज कर देता है, ये पास पास में होते हैं। इस तरह से ये भी न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन स्लैब की बाउंड्री पर न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं होता है। इस पे इस पे इस पे इस पे इन सब को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई नहीं है। इस वजह से स्लैब के लेफ्ट सरफेस पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और राइट सरफेस पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये चार्ज कैसे हैं? इंड्यूस्ड चार्ज है। हम यहाँ पे -q इंड्यूस्ड से डिनोट कर रहे हैं एंड +q इंड्यूस्ड से डिनोट कर रहे हैं। इसे बाउंडेड चार्ज भी कहते हैं। अब इस चार्ज के कारण स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड।
पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल आ जाएगा। एंड ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है, यानी कि K इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से यदि हम इस E को इससे रिप्लेस करें ई एक्सटर्नल बाय K से, तो यहाँ से ई इंटरनल का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 1 माइनस 1 बाय K। इस तरह से यहाँ जो बाउंडेड चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है उसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्सटर्नल चार्ज इंटू 1 माइनस 1 बाय K। अब डाइलेक्ट्रिक्स का इफेक्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्या होता है, इसमें पहला सिचुएशन देखेंगे जब कंप्लीटली फील्ड कर रहे हैं। कंप्लीटली फील्ड में भी ये दोनों केस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला केस है बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, चूंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो नया वाला पोटेंशियल जो होगा यानी वी न्यू वो पुराना वाले के इक्वल होगा एंड कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ेगा तो क्यू इक्वल्स टू होता है सी वी, तो क्यू भी के टाइम्स बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वी बाय डी। अब वी तो बदला नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगा, तो नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पुराना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही होगा। हम एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। अब ये सी के टाइम्स हो गया तो एनर्जी स्टोर्ड भी के टाइम्स हो जाएगा, तो के इंटू यू, पुराना वाला यू। इस तरह से ये जितने भी फॉर्मूले हैं सबको ध्यान में रखना है आपको। दूसरा केस है बैटरी इज डिसकनेक्टेड। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है, अब वो चार्ज कांस्टेंट है। अब उस सिचुएशन में हम उसके अंदर स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नया वाला चार्ज होगा पुराने चार्ज के इक्वल ही होगा क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, लेकिन कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो Q इक्वल्स टू सी वी होता है, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम Q बाय सी। अब ये C के टाइम्स इंक्रीज हो गया है तो ये के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो V बाय के। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाय डी। अब V तो के टाइम्स डिक्रीज हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। अब ये C के टाइम्स इंक्रीज हो गया है तो ये डिवाइड में है तो ये के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय के, नया वाला एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। अब इसे याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे कि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड तो वी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वी कांस्टेंट हो गया। अब बैटरी यदि डिसकनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट होगा, चार्ज कांस्टेंट हो गया। इन दोनों सिचुएशन में ये कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बाकी हम चार्ज को चार्ज के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू सी वी। यहाँ भी क्यू इक्वल्स टू सी वी का यूज़ करके वी के बारे में बोल सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू वी बाई डी, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू वी बाई डी, तो हमें इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे वी कांस्टेंट है ना, तो हम कोशिश करेंगे क्या लगाने का फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर फॉर एनर्जी। यहाँ पे क्यू कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर बाय 2C। इससे यदि हम फॉर्मूला भूल भी जाए तो एट द इंस्टेंट तुरंत निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन पार्शियली फील्ड सिचुएशन देखते हैं। उसमें पहला देखेंगे डिस्टेंस डिवीजन। हमारे पास मान लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यहाँ से इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है। हमने इसमें एक स्लैब इंसर्ट किया, स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है एंड थिकनेस t है। स्लैब का एरिया कैपिटल A है। तो यहाँ जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। इसमें पहला केस देखते हैं, यदि ये कम्प्लीटली फिल्ड हो यानी कि ये थिकनेस इन दोनों के बीच का सेपरेशन के बराबर हो, तो यहाँ पे हम टी इक्वल्स टू डी पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा और ये के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट
बाय डी। दूसरा केस देखते हैं। यदि मेटल स्लैब दे रखा हो तो मेटल स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। के को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी माइनस टी। तीसरा केस, यदि हमें थिन मेटल स्लैब दे रखा हो, तो मेटल स्लैब है तो मेटल स्लैब में तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होगा ही। अब थिन है तो इसका थिकनेस टेंस टू जीरो। अब थिकनेस टेंस टू जीरो है और ये जीरो डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग जीरो ही होता है, तो ये भी जीरो ये भी जीरो। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। थर्ड केस का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में हमने थिन मेटल स्लैब रखा है, तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमारे पास एक से ज़्यादा डायलेक्ट्रिक्स दे रखे हो तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने T1 थिकनेस एंड K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक स्लैब इंसर्ट किया, दूसरा T2 थिकनेस एंड K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्लैब इंसर्ट किया। तो डिस्टेंस डिवीजन किस तरह से समझेंगे, ये स्लैब T1 थिकनेस का है एंड ये स्लैब T2 थिकनेस का है, तो ये डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। तो असल में होता क्या है कि पहले मान लेते हैं ये पोटेंशियल यदि V था, तो अब ये स्लैब इंसर्ट करने पर ये पोटेंशियल V1 हो गया है और ये पोटेंशियल V2 हो गया है। तो पोटेंशियल बटा है यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो इट बिहेव्स लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे लिखते थे, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब यहाँ पे C1 C2 कैसे लिखेंगे, C1 लिखेंगे K1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय उसका थिकनेस T1। इस तरह से C2 लिखेंगे K2 ए एप्सिलॉन नॉट बाय T2। ठीक है, जैसे हम कंप्लीटली फील्ड में कर रहे थे, या इस तरीके का हो गया कि ये इतना कंप्लीट फील्ड है एंड ये अगेन ये इतना कंप्लीट फील्ड है, तो K1 ए एप्सिलॉन नॉट बाय T1, K2 ए एप्सिलॉन नॉट बाय T2। हमने डिस्टेंस डिवीजन देख लिया, अब एरिया डिवीजन देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरह से ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। हमने एक डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है। इस डाइलेक्ट्रिक का एरिया A1 है, तो ये एरिया डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और ये इस साइड एम्प्टी है, तो एरिया डिवीजन में ना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा बिहेव करता है। तो इस केस में ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो लिखेंगे वो डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस प्लस एम्प्टी एरिया का कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाय डी। एम्प्टी एरिया का कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, ए एम्प्टी, यानी कि यदि ये टोटल ए होगा तो ये ए माइनस A1 ए एम्प्टी इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये बिहेव कर रहा है पैरेलल जैसे, तो बस सम हो जाएगा। अब यदि हमारे पास मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स हो तब, जैसे कि ये K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A1 एरिया है, दूसरा स्लैब K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A2 एरिया है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2। इसका मान लेते हैं C1 है, इसका C2 है, तो ये कैसे लिखेंगे, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाय डी प्लस K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी। याद रखना है कि डिस्टेंस डिवीजन में सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा बिहेव करेगा एंड एरिया डिवीजन में पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स। इसमें केस वन देख रहे होंगे हम, जब सेम पोलरिटी के कैपेसिटर्स ज्वाइन किए हैं। जैसे यहाँ पे ये प्लस है तो दूसरा कैपेसिटर भी प्लस वाले पोलरिटी से ज्वाइन हुआ है, सेम पोलरिटी से। इधर ये माइनस तो इधर ये माइनस से। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। ये की क्लोज करने से पहले इसका वोल्टेज V1 है और इस दोनों प्लेट के एक्रॉस का वोल्टेज V2 है। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो होता क्या है, तो इन दोनों कैपेसिटर के अमोंग चार्ज फ्लो होगा, और ये फ्लो कब तक होगा, जब तक कि ये पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी कि कुछ कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। जैसे कि यहाँ पे ये V हो जाएगा तो ये भी V हो जाएगा, तो उस केस में ये कॉमन पोटेंशियल होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब यहाँ पे ये चार्ज फ्लो हुआ है तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी लॉस होगा, तो एनर्जी जो लॉस होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस तरह से दूसरा केस है, जब
हम डिफरेंट पोलरिटी को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी इस तरफ यदि प्लस वाला है तो हम इस तरफ नेगेटिव वाले कैपेसिटर को ज्वाइन कर रहे हैं। अगेन यहाँ भी सब कुछ सेम होगा, वही सिचुएशन, वही सारा कंसेप्ट लगेगा, बस फॉर्मूला में जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, एंड एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यदि सेकेंड कैपेसिटर अनचार्ज हो तो हम V2 को जीरो कंसिडर करेंगे, फिर जहाँ जहाँ V2 है उसको जीरो रखेंगे, सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी भी कंसेप्ट, किसी भी फॉर्मूला या लॉजिक में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।